हेलो एवरीवन, ये सी सेट का क्वेश्चन पेपर है। सी सेट एग्ज़ाम का 2017 का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का। इस विद सोल्यूशन आपको इसमें सोल्यूशन भी मिल जाएगा। जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है उसको आप कोशिश करिएगा कि वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिएगा और जो आंसर दिया गया है उससे मैच करिएगा, या फिर आपको सॉल्व नहीं करनी है तो जो सोल्यूशन है उसको पॉज करिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं समझा लूँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि कम से कम टाइम में इसको हमें अटैम्प्ट करनी है। तो फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। 1 to 5 आपको क्वेश्चन दिया गया है और इस पैसेज को आपको बिल्कुल केयरफुली रीड करना है। उसके बाद 1 to 5 क्वेश्चन को आंसर करनी है। तो सबसे पहले इस पैसेज को रीड करिए। द ग्रेट ग्रामर ऑफ पैनिनी विच इफेक्टिवली established the Sanskrit language presupposes the work of many earlier Brahmanis. These had succeeded in recognizing the root as the basic element of a word and had classified some 2000 monosyllabic roots which with the addition of prefixes, suffixes and inflections were thought to provide all the words of the language. Though the early etymologists were correct in principle, they made many errors and false derivation and started applicating it, which produced interesting result in many branches of Indian thought, though its fame is much restricted by its specialized nature. There is no doubt that Penny grammar is one of the greatest in intellectual achievement of any excellent civilization and the most detailed and scientific grammar composed before the 19th century in any part of the वर्ड। तो ये पैसेज आपके रीड हो चुके हैं। अब आपको 1 to 5 क्वेश्चन को आंसर करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रामर बुक इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक। ऑप्शन ए पैनिनीज। लेखांश पठान के उपरांत ज्ञात होता है कि निस्संदेह विश्व के किसी भी भाग में तथा किसी भी प्राचीन सभ्यता की सर्वाधिक बौद्धिक उपलब्धियों में से एक एवं 19वीं शताब्दी से पूर्व कोई सर्वाधिक विस्तृत एवं वैज्ञानिक रचना पाणिनिकृत व्याकरण है। ऑप्शन ए पैनिनीज। Question number 2, which is the basic element of a word? Root। लेखांश से स्पष्ट है कि किसी भी वर्ड यानी शब्द का मूल तत्व यानी बेसिक एलिमेंट, उसका मुख्य शब्द रूट वर्ड होता है। A root word is a basic word with no prefix, no suffix added to it. For example, the root word astro could have the suffix nomi added to it to make the word astronomy। ठीक है, astronomy। Question number 3, filling the blanks in the given sentence. The early etymologists devised principles blank. Option C, which were correct। लेखांश में वर्णित है though the early etymologists were correct in principle। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी which were correct। Question number 4, filling the blanks. पैनिनीज ग्रामर गिव ब्लैंक टू संस्कृत लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ सकते हैं, स्टेबिलिटी। लेखांश में ये आपको वर्णित किया गया है कि द ग्रेट ग्रामर ऑफ पैनिनी विच इफेक्टिवली एस्टेब्लिश्ड द संस्कृत लैंग्वेज। तो यहाँ पे यहाँ पे आप नाउन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपका नाउन क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स आपका होता है स्थायित्व, दृढ़ता या नियमितता, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ना कि स्टेबलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 5, Who made many errors and false derivations? The early Graminians। लेखांश से स्पष्ट है कि though the early etymologists यानी Graminians were correct in principle, they made many errors and false derivations। Option C, the early Graminians इसका सही आंसर होगा। Question number 6 दिया है Which of the speech is used in the underlying word? तो यहाँ पे आपका जो अंडरलाइन दिया गया है ये क्या है बताना है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। तो यहाँ पे जो ये आफ्टर यूज हुआ है यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के तौर पे यूज हुआ है। ऑप्शन डी। लेखांश वाक्यांश में आफ्टर वाक्य में प्रीपोजिशन यानी अवयव के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इस शब्द का प्रयोग अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में भी किया जा सकता है, यानी आफ्टर का प्रयोग और भी तरीके से यूज कर हो सकता है। एक तो आपने प्रीपोजिशन के तौर पे देख लिया कि ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, यहाँ पे जो ये यूज हुआ है ये प्रीपोजिशन के तौर पे। यहाँ पे अगर आपका आफ्टर यूज हो जाएगा, आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। इसके बाद दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पे ये आफ्टर जो है ये एडवर्ब है। उसके बाद वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, यहाँ पे जो आफ्टर है ये कंजक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द रूल इज एप्लीकेबल ब्लैंक एवरीवन। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हैं, टू पुट कर सकते हैं। द रूल इज एप्लीकेबल
टू एवरीवन, ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पे आप प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। एप्लीकेबल टू समथिंग या समबडी मीन्स दैट कैन बी यूज टू बी ट्रू इन द केस ऑफ समबडी या समथिंग। फॉर एग्जाम्पल द सम कंसिडरेशन आर इक्वली एप्लीकेबल टू एक्सीडेंट क्लेम्स। क्वेश्चन नंबर 8, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। तो ये डायरेक्ट फॉर्म है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड अलाज आई एम अनडन। तो यहाँ पे आप अलाज का यूज़ किया, यानी ये बिल्कुल सैडली बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप जो सैड है इसकी जगह पे, अलाज की जगह पे दैट एक्सक्लेम्ड सैडली का यूज़ करेंगे। तो इसको आप ऑप्शन सी जो है, सॉरी ऑप्शन बी जो है ये राइट होगा। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट, ये जो आई है इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, तो ये आई जो है ये ही हो जाएगा। और एम जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट में है, तो ये पास्ट टेंस में यूज हो जाएगा, यानी एम जो है ये ही के अकॉर्डिंग ये वॉज हो जाएगा, ठीक है। और अंडर, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अंडर। तो इसका आप देख सकते हैं, ये दिया गया वाक्य डायरेक्ट स्पीच एक्सक्लेमेटरी है। इस वाक्य के इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सैड को एक्सक्लेम्ड सैडली में बदलकर इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाते हुए कंजक्शन दैट लगाते, तत्पश्चात रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन एवं टेंस को असर्टिव वाक्य की भांति परिवर्तित करते हैं। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन जो आई है उसको ही में एवं प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया जो एम है इसको पास्ट टेंस की सहायक क्रिया वाज में बदल के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में बदल देंगे। तो ऑप्शन बी जो है, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अंडन, ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस टू द गिवन सेंटेंस। तो ये एक्टिव वॉइस है। वाई डिड यू नॉट गिव हिम प्रॉपर एडवाइस। तो इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये वाई। डिड को आप पास्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सी देखें, ये वाई वॉज ही नॉट गिवन प्रॉपर एडवाइस बाय यू। तो अगर आप इसका एक्टिव का पैसिव बनाएंगे तो आपका वाई हो जाएगा, प्लस आप वाज एवर का प्रयोग करेंगे क्योंकि डिड दिया गया वो भी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आप इसको पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। वाज एवर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो दिया गया है उस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गिव दिया था, यहाँ पे ये गिवन में चेंज हो जाएगा, उसके बाद अनदर जो भी आपके ऑब्जेक्ट है वो यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू ऑड। ऑड का अपोजिट क्या होता है? इवन होता है, बहुत ही सिंपल था, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला है 11, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ प्लेजेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपका प्लेजेबल का हो जाएगा क्या? प्रोबेबल। प्लेजेबल क्या होता है? संभाव्य, मुमकिन, स्वीकार्य या सत्य सदृश से होता है इसका मतलब। इसका अगर सिनोनिम बनाएंगे पर्यायवाची तो ये हो जाएगा प्रोबेबल। इसका भी मतलब यही होता है, संभाव्य, संभाव्य, संभवतः। अन्य पर्यायवाची इसका होता है पॉसिबल, बिलीवल, कंसीबल। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रॉम फॉलोइंग। तो ये फ्रेज है, आइटम है, आइटम फ्रेज। गोविंद हैज़ लेफ्ट हिज कंट्री फॉर गुड। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, इस रेखांक में वाक्य में जो आइटम फ्रेज है इसमें फॉर गुड का अर्थ होता है फॉर एवर या डेफिनेटली, फॉर ऑलवेज, परमानेंटली और इंटरनली, यानी आपको सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो आपका बेस्ट यहाँ पे ये आपका फॉर एवर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? आई हैव डिसाइडेड टू गिव अप ड्रिंकिंग, ऑप्शन डी। यहाँ पे प्रीपोजिशन अप का प्रयोग करेंगे। फ्रेज वर्ब गिव अप होता है ना, गिव अप का तात्पर्य होता है स्टॉप कंज्यूमिंग, गिव अप, डूइंग समथिंग, मतलब छोड़ देना, बंद करना, छोड़ देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल आपका सी गिव अप स्मोकिंग, गिवन शी गॉट प्रेग्नेंट, या फिर आई गिव अप अल्कोहल। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो आप गिव जो है यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हो जाएगा, तो क्या गिव अप होता है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। 14, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? एट लीस्ट ही मेड अप हिज माइंड टू सपोर्ट अस, ठीक है, मेड अप हो जाएगा, ऑप्शन सी। एट लीस्ट ही मेड अप हिज माइंड टू सपोर्ट अस, जो ऑप्शन सी। आइटम फ्रेज मेकअप वंस माइंड का तात्पर्य होता है टू डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव्स कम टू अ डेफिनेट डिसीजन, और ऑप्शन मेक अ डिसीजन, डिसाइड, टू डिसाइड, व्हाट टू डू और चूज, रिजॉल्व यानी निश्चय करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका देख ले तो सी मेड अप हर माइंड टू कॉल हिम अगेन, या फिर सी मेड हिज माइंड टू अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पे आपका अप का यूज होगा।
नेक्स्ट है 15, फाइंड आउट द वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्पेलिंग जो है वो सही नहीं है इसमें से। तो ये एडमिशन अगर आप देखिए इसमें, तो एडमिशन की स्पेलिंग गलत है, ADMISSION होता है, ठीक है, ये इसका राइट मीनिंग होता है। एडमिशन यानी प्रवेश करना, दाखिला देना, ठीक है। परमिशन अनुमति देना, आज्ञा देना। बाकी अगर आप वर्ड देखें तो परमिशन का मतलब होता है आज्ञा देना। एम्बिशन महत्वाकांक्षी, अभिलाषा या आकांक्षा होता है। सबमिशन का मतलब आज्ञा पालन, अधीनता होता है, ठीक है। 16, अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी हैं, अतएव मैं ये अनुमान क्यों न लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी हैं। इसमें निहित तर्क दोष क्या है? ये जो है अवैध सामान्यीकरण तर्क दोष है, ठीक है, ऑप्शन बी। जब सीमित अनुभव या विश्वासों के आधार पर सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है तो वहाँ अवैध सामान्यीकरण दोष होता है। तो जो प्रश्न था उसमें उल्लिखित कथन में कुछ व्यक्तियों के स्वार्थी होने के अनुभव के आधार पर सभी मनुष्य के स्वार्थी होने का अनुमान किया गया था, तो वो जो है ये अवैध सामान्यीकरण दोष है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17, ये कथन और कारण है। कथन ए है कि तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, और कारण आर है कि चांदी जो है ये कुचालक होता है। तो यहाँ पे आपका ए जो है ये सही है, लेकिन आर जो है ये गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। चांदी जो है ये विद्युत का कुचालक नहीं सुचालक होता है। चांदी का विद्युत का तार बनाने में प्रयोग न करने का कारण उसका महंगा होना है, न कि विद्युत का कुचालक होना है, ठीक है। 18 क्वेश्चन, आधार वाक्यों के लिए समूह में निम्नलिखित में से कौन निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है? तो यहाँ पे आपको पहला दिया है कि सभी विमान चालक बहादुर व्यक्ति हैं। दूसरा, सभी अंतरिक्ष यात्री जो है ये विमान चालक हैं। तो इस अगर आप डायग्राम को अगर आप देखें तो अंतरिक्ष यात्री है, उसके बाद आपका ये क्या बोल रहा है कि सभी विमान चालक जो हैं वो बहादुर हैं। सभी जो हैं विमान चालक जो हैं ये बहादुर हैं। उसके बाद सभी अंतरिक्ष यात्री जो हैं ये विमान चालक हैं। तो इसका डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो सभी अंतरिक्ष यात्री जो है, उसके बाद ये विमान चालक है और सभी विमान चालक जो है बहादुर है, ठीक है। तो इसमें से अगर आप ऑप्शन बी देखिए, सभी अंतरिक्ष यात्री जो हैं ये बहादुर व्यक्ति हैं, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। वेन आरेख से स्पष्ट होता निष्कर्ष निकल रहा है कि सभी अंतरिक्ष यात्री जो हैं ये बहादुर व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है। यदि वह तर्क वाक्य सत्य है तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक है। इस तर्क वाक्य की सत्यता अथवा असत्यता के रूप में क्या कहा जा सकता है? तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी ये असत्य है, ठीक है। यदि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, तर्क वाक्य सत्य है, तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक है, ये तर्क वाक्य स्पष्ट रूप से असत्य होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, अतः बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। तो इसमें निहित तर्क दोष क्या होगा? ये संग्रह तर्क दोष है। संग्रह दोष में तर्क एक सदस्य से संपूर्ण की ओर या फिर एक अंश से संपूर्ण की ओर जाता है। जो कोई बात किसी वर्ग, किसी एक सदस्य या प्रत्येक सदस्य के लिए वितरित रूप से यानी डिस्ट्रीब्यूटिवली सत्य हो, वही बात आवश्यक रूप से पूरे वर्ग के लिए सत्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो बात किसी संपूर्ण के एक अंश या एक अंश के लिए सत्य है, वो आवश्यक रूप से संपूर्ण के लिए भी सत्य नहीं होती। परंतु ऐसा ही मानकर यदि हम कोई भी निष्कर्ष निकालते हैं तो वही दोष पैदा होता है, जिसे कि संग्रह दोष कहते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसमें कथन में बहुत से लोगों के बिस्तर पर मर जाने के, सभी लोगों को बिस्तर पर न लेटने की सलाह दी गई है, तो ये जो है ये एक संग्रह दोष है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अर्थांतर दोष, ठीक है। विषय में से भिन्न किसी प्रकार के तर्क को अर्थांतर दोष कहते हैं। किसी बात का प्रतिवाद करना रहे पर उसका उल्टी सीधी बात से उत्तर दे, या जिसे सिद्ध करना हो उसे छोड़कर किसी दूसरी बात को सिद्ध कर दे, तब ये दोष होता है। कौन सा? अर्थांतर दोष। तो ऑप्शन जो है ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, अर्थांतर दोष। क्वेश्चन नंबर 22, शराब जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उससे संस्तुत न करते। तो ये इसमें कौन सा निहित तर्क दोष है? तो ये जो है अर्थांतर है, ठीक है। 21, विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है, अतः इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है। तो इसमें निहित तर्क दोष क्या है? ये जो है अर्थांतर है, ऑप्शन ए। 24, 13 एक संख्या है, 6 और 7 13 होते हैं, अतः 6 तथा 7 एक संख्या है। तो इनमें निहित तर्क दोष क्या होगा? ये जो है चतुष्पदी
दोष है। जब किसी न्याय वाक्य में अपेक्षित 3 के बजाय 4 या अधिक पद आ जाते हैं तो वहाँ पे चतुर्थी दोष होता है। चतुर्थी दोष स्पष्ट रूप से न्याय वाक्य का दोष है। न्याय वाक्यों में सामान्यतः 3 पद होते हैं। यदि किसी न्याय वाक्य में 3 से अधिक पद प्रयुक्त हो तो वो जो है मान्य नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे चतुर्थी है, चतुर्थी दोष। 25, दिए गए कथन में निम्नलिखित में से कौन निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है? तो कथन है प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। इसका निष्कर्ष आप क्या निकाल सकते हैं? ऑप्शन ए, कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता है। ठीक है, ये जो है सबसे परफेक्ट है, ये निष्कर्ष निकल सकता है, ऑप्शन ए। कथन जो है प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, ये जो है यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता है। 26, शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते हैं। हेलमेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतः हेलमेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसमें निहित तर्क दोष क्या होगा? ये जो है आत्मश्रय है, आत्मश्रय तर्क दोष है। ये आत्मश्रय दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति जिस प्रतिज्ञप्ति को निष्कर्ष रूप से प्रमाणित करना चाहता है उसकी सत्यता पहले ही आधार कथनों में स्वीकार कर लेता है। ठीक है, संक्षेप में जैसे प्रमाणित करना है उसे ही आधार रूप में मान लेना आत्माश्रय दोष है। इस दोष को अंग्रेजी में बेगिंग द क्वेश्चन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में जो कथन है निष्कर्ष उसका है हेलमेट को एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता को आधार वाक्य शेक्सपियर के ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो यहाँ पे जो है आत्माश्रय दोष होगा। 27, घृणा प्रेम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सृजन करना किससे संबंधित है? नष्ट करने से। जिस प्रकार घृणा का विलोम शब्द प्रेम होता है उसी प्रकार सृजन का क्या होता है विलोम शब्द? नष्ट करना, सृजन बनाना और उसको सी जो है नष्ट करने से, ऑप्शन सी। 28, उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो इसमें से सबसे अलग कौन सा है? जोड़, घटाव, गुणन, ये सारे आपको गणितीय क्रियाएं हैं और जो भिन्न है ये अलग है, जबकि भिन्न जो है ये एक संख्या है। ठीक, ऑप्शन डी। 29, 5 घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 सेकंड के अंतराल में बजती है। किसी समय एक 7 बजने के कितनी देर बाद फिर एक 7 बजेगी? तो इसको आप क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करिए पॉज करके, और मैं आंसर आपको दिखा देती हूँ क्या आंसर होगा। तो 7 मिनट होगा। ठीक है, 7 मिनट। तो इसको पॉज करके आप देख लीजिए। क्वेश्चन 30, सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती तो अजय किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है। ठीक है, राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है, यानी राज उत्तर दिशा में जा रहा है, इसलिए अजय दक्षिण में जाएगा क्योंकि राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 31, 90 व्यक्तियों की पंक्ति में रतन पवन के पवन के दाएं है, 15वां स्थान है, जो बाएं से 40वें स्थान पर है। पंक्ति की दाईं ओर से रतन का स्थान क्या होगा? तो ये जो है 90 व्यक्तियों में पंक्ति में रतन जो है पवन के दाएं 15वां है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करके पॉज करके। इसके दाएं जो है ये 15वां है, पवन के दाएं। ठीक है, 15वां है जो बाएं से 40वें स्थान पे है। अगर बाएं से इसको देखें तो ये 40वें स्थान पे है। तो पंक्ति में दाएं से रतन का स्थान क्या होगा? तो लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है इक्वल टू टोटल। टोटल कितना आपका दिया गया है? 90 दिया गया है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। राइट आपका 55 हो जाएगा, लेफ्ट, और राइट आपसे पूछ रहा है -1 करके इसको सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। तो आंसर मैं आपका बता दूं तो इसमें आपका दिया गया है 36। स्पष्ट है कि पंक्ति में दाईं ओर से रतन का स्थान 36वां है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला है 32, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2000 को क्या था? शुक्रवार। यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 1998 को बुधवार, 18 फरवरी 1999 को बृहस्पतिवार और 18 फरवरी 2000 को शुक्रवार होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष की पहली तारीख जिस दिन पड़ती है उस वर्ष की अंतिम तारीख 31 दिसंबर भी उसी दिन पड़ती है। इस प्रकार अगले वर्ष की पहली तारीख यानी 1 जनवरी का दिन बुधवार होगा। चूँकि अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए अधिवर्ष में 2 दिन की वृद्धि होती है, इसलिए अधिवर्ष में दिन जो है वो परिवर्तन फरवरी माह के अंत से प्रभावी होता है। तो जो है 18 फरवरी 2000 का दिन पूछा गया है, इसलिए अधिवर्ष 2000 का दिन जो है वो परिवर्तित नहीं होगा, तो उस दिन शुक्रवार होगा।
33, लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोर से 15वें स्थान पे है। रमेश जो है ये दोनों छोर से 15वें स्थान पे है, तो पंक्ति में लड़के की संख्या कितनी है? दोनों छोर से जब ये 15वें स्थान पे है तो पंक्ति में लड़कों की संख्या यानी 15वें 15 + 15 और -1 कर देंगे तो 29 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 34, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। यदि किसी निश्चित कोड में आपको एलिमेंट को ये लिखा जाता है तो निम्नलिखित कोड में इसको क्या लिखा जाएगा? तो आप देख लीजिए कि इसको इससे कैसे लिखा गया। अगर हम इसको, ये आपका उल्टा दिया गया है, b से -a यानी a + 1 होगा, ठीक है। अगर उल्टा करके देखना चाहें तो देख सकते हैं b - 1 है ये, n - 2 है m l, p - 3 आपका यहाँ पे m दिया गया है। इस तरीके से ये माइनस माइनस फॉर्म में दिया गया। इसी तरीके से इसको भी माइनस माइनस करके देखेंगे और यहाँ पे इसके माइनस करने के बाद जो इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -7 तक, तो ये आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आंसर होगा, ठीक है। 35, युद्ध का लक्ष्य स्थायी शांति है, अतः सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले हैं, इसमें निहित तर्क दोष क्या है? तो ये जो है चतुष्पदी है, ठीक है। अगला है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो पूछ रहा है। तो आपका ये जो है 1 × 3 + 1 जो है = 3 + 1 = 4 होता है, यानी 1 के सामने की संख्या है ये 4। इसी तरीके से 5 के सामने की संख्या ये 16 है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन और आपका आंसर जो है ये 10 आएगा, ठीक है। निम्नलिखित 3 चित्रों का परीक्षण कीजिए जिसमें संख्या एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है, ठीक है। तो तीसरी आकृति चित्र में लुप्त संख्या है, तो यहाँ पे क्या होगा ये आपको पता नहीं है, ठीक। तो मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, ऑप्शन डी ये 7 आएगा। 4 + 6 = 10, 4 + 6 = 10 अपॉन 2 करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। ये 4 और ये 6 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को अपॉन 2 करेंगे, इसको कट करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार ये प्लस ये अपॉन 2 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह के इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करके सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे होगा, यानी आपका 7 जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ये जो लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो लुप्त संख्या है ये उसको बताने की क्या होगा, तो 8 आंसर आएगा। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें से आरोही बताना है, ऑप्शन डी। पहले थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, उसके बाद फोर्थ, यानी √3 आपका सबसे छोटा है, √3 आएगा, फिर √3, 3√3, 6 √6 और फिर 4 √5 की घातें जो है क्रमशः 2, 3, 6 और 4 है, और जिनका एलसीएम जो है वो 12 आएगा। तो √ का करेंगे तो 2⁻6 और 12 का √ इसको पॉज करके देख लीजिए तो आंसर आपका डी आएगा, यानी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ये जो टोटल है 12 त्रिभुज होंगे इसमें, तो इसका सबके जगह पे उसकी वैल्यू रख लीजिए, जो भी नंबरिंग आप देना चाहें उसको दे लीजिए, उसके बाद इसको काउंट करिए तो 12 आएगा आपका। कितने कितने फलक बनेंगे ये चेक करना है आपको। तो इसको देखिए आप, 3 फलक वाले त्रिभुजों की संख्या है 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 5 = 2 है। 5 फलक की संख्या और बाकी त्रिभुज जो है वो 12 है। क्वेश्चन नंबर 41, कोई व्यक्ति ₹20 में 25 सेब की दर से सेब खरीदता है और उन्हें ₹25 में 20 से बेचता है, तो परसेंटेज लाभ उसको कितना होगा ये आपको इसमें बतानी है। आंसर आपका 56.25% आनी चाहिए। अगला है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि से अपने की 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों बाद राशि जो है 9 गुनी हो जाएगी? तो इसमें आपका ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं है। दिया गया प्रश्न जो है अंग्रेजी भाषा में सही है, जबकि हिंदी भाषा में ये क्वेश्चन जो है ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न में ये नहीं दिया गया है कि कितने समय में धन की 3 गुना हो सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा है। अंग्रेजी भाषा का अनुवाद इस सरकार होगा, एक निश्चित राशि
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 9 गुना हो जाएगी। इसके बाद अब जो है इसको सॉल्व करेगा, T1 वर्ष जो है n को गुना T2, तो आपका m = n पे पावर a, इसको करके सॉल्व करनी है। अगला है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिया गया है आपका, फर्स्ट है कि x³ + 2x² + 3x + 8 का एक गुणनखंड x + 3 है। 2 दिया है कि x³ + 2x² + 3x + 8 का एक गुणनखंड x - 2 है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है ये सही है, तो ये जो ऑप्शन डी है ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए। अगला है x² - 1/x + 1 डिवाइडेड x³ - 1/x² + x + 1 का सरलतम रूप क्या होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे 1 आपका राइट आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला है समीकरण 9x² - rx + 81 = 0 के मूल समान होंगे यदि r का मान है क्या, ±54। ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 46, यदि x + 1/x = 5 तो x² + 1/x⁴ का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 527। ये है सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो इसमें आपका पहला, तीसरा और चौथा जो है ये सही है, ऑप्शन बी। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं x + 1 9 - x और 5x - 3 से निरूपित की जाती है। तो ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप त्रिभुज बनाइए, सॉल्व करिए और आपका आंसर 1 आना चाहिए। ये है सोल्यूशन। अधोलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें से देखना है आपका, तो ये सबसे पहले आपका ये आएगा बिंदु, ठीक है, उसके बाद रेखा, उसके बाद आपका वृत्त, फिर गोला। रेखा, वृत्त, बिंदु एवं गोला का तार्किक क्रम निम्नवत है। पहले बिंदु, उसके बाद रेखा, फिर वृत्त, फिर गोला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, पाई चार्ट का वैकल्पिक चार्ट है सोपान दंड। पाई चार्ट का वैकल्पिक चार्ट सोपान दंड आरेख है। 51, विविक्त चर तथा सतत चर दो प्रकार के होते हैं परिमाणात्मक वर्गीकरण के। परिमाणात्मक वर्गीकरण के 2 चर होते हैं, विविक्त चर और सतत चर। एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न परिमाणों को निरूपित करता है उसको क्या कहा जाता है, पाई चार्ट। एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न परिमाणों को निरूपित करता है उसको पाई चार्ट कहा जाता है। 53, यदि एक बारंबारता बटन में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाएं क्रमशः 10 और 40 है तो वर्ग का मध्य बिंदु क्या होगा। आंसर आपका 25 आनी चाहिए। तो ये बारंबारता बटन में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाएं ज्ञात हो तो उसका वर्ग बिंदु निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन 2, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। 54, साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए। तो ये तदात्मीकरण क्रिया होता है। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने के लिए क्रियाओं में सुझाए गए बिंदुओं में 3 महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। कौन कौन से, बुद्धिपूर्ण क्रिया यानी इंटेलिजेंस एक्टिविटी, उसके बाद अविकल्प क्रिया, दूसरा डिजाइन एक्टिविटी, तीसरा चयन प्रक्रिया चॉइस एक्टिविटी। हर्बर्ट साइमन ने वर्ष 1960 में अपने निर्णय प्रक्रिया संबंधी सहायक तंत्रों को व्यक्त करने हेतु विवरण प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने माना कि निर्णयन संबंधी प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं। उन्हें सर्वप्रथम मनुष्य में निर्णयन प्रक्रिया से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किया था। तो उपरोक्त जो विकल्प दिया गया है उसमें तदात्मीकरण क्रिया यानी इंडेफिक्शन एक्टिविटी साइमन के निर्णयन संबंधी प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेप बुद्धिपूर्ण क्रिया का ही भाग है। तो इसमें से अलग से एक चरण नहीं माना जा सकता, इसलिए विकल्प जो डी है वो सबसे विषम है। 55, 2 गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो आंसर बी आना चाहिए आपका 27:8। यह है सोल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 56, तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन क्या कहलाता है? अनुमान लगाना। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन की स्थिति अनुमान लगाने, ठीक है, इन्फेरिंग होती है। और जैसे कि मौसम विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि बादल युक्त आंधी आने की 80% संभावना है, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा भी हो सकती है। 57, सहज ज्ञान निर्णय, ये जो है अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान इंट्यूशन में तर्क या तर्क संगत प्रक्रिया के उपयोग के बजाय वास्तविक प्रमाण के बिना भावनाओं, अनुभव या वृत्ति के द्वारा एक निर्णय पर स्थिरीकरण किया जाता है, अर्थात इसमें अनुभव, भावनाओं एवं संचित फसलों पर आधारित निर्णय लिया जाता है। 58, अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? तो ऑप्शन बी, निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन जो है ये अंतिम चरण है, निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है। एक तर्कसंगत निर्णय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला, समस्या को परिभाषित करना। दूसरा, निर्णय पद्धति की पहचान। तीसरा, पद्धतियों को एक क्रम में भारित करना। चौथा, इनमें विकल्पों को विकसित करना। और पांचवा होता है विकल्पों का मूल्यांकन करना। तो निर्णय प्रक्रिया में सभी विकल्पों की प्रभाविकता का मूल्यांकन करके ही अंतिम रूप से लिए जाने वाले निर्णय पर मुहर लगाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में निहित है क्या? अनिश्चितता। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में जब व्यक्ति भावनात्मक स्तर यानी इमोशनल लेवल में विचलन या किसी प्रकार का भावनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो निर्णय में अनिश्चितता का तत्व भी निहित हो जाता है। भावनाएं सदा भी तर्क रीजनिंग से पूरे होती हैं तथा इनमें प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी प्रभावित ही हो ही जाता है। तो ऑप्शन बी, अनिश्चितता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इस कथन पर विचार कीजिए। क्या दिया गया है? विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है, तो निम्नलिखित में से कौन क्रियाविधि सर्वाधिक उचित है? नीचे दिए गए कूट में से देखिए कौन सा उत्तर होगा। तो पहला है कि न्यायालयों को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। दूसरा, अपने विभागों के विवादों को निपटने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देना चाहिए। तो इसमें से आपका दोनों ही हो सकता है, दोनों ही जो है ये उत्तर सही होगा, ऑप्शन सी। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटने में न्यायालयों द्वारा तीव्रता लाने हेतु विशेष प्रयास या उपाय करने के साथ साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी विवाद निपटाने हेतु विशेष अधिकार देना ही आवश्यक होता है। इस प्रकार न्यायालयों पर से अतिरिक्त बोझ कम हो जाता है और ये उनकी कार्यगति को बढ़ा देता है, तो पुनः इन्हीं मामले हेतु लाभदायक सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 61, ई की आयु एस की आयु से दोगुनी है, उनकी आयु में अंतर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना या फिर सूचनाएं जो है वो पर्याप्त हैं? पहली सूचना है 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:5 होगा। दूसरी सूचना है 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी आंसर होगा, या तो पहला या तो दूसरा। ये इसका सोल्यूशन है। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? चयनात्मक भंडारण। समस्या के समाधान के त्रिप्रक्रम आगमन के अनुसार अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट के 3 प्रक्रम माने गए हैं। पहला, चयनात्मक कूट संकेतन अंतर्दृष्टि। दूसरा, चयनात्मक तुलना अंतर्दृष्टि। तीसरा, चयनात्मक संयुक्ति अंतर्दृष्टि। तो अतः स्पष्ट है कि चयनात्मक भंडारण यानी सेलेक्टिव स्टोरेज इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी। 63, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है, तो पिता और माता की उम्र का योगफल 51 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र क्या होगी? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी यानी 3 वर्ष आंसर होना चाहिए। ये इसका सोल्यूशन है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64, 3 के विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 संख्याओं तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा? 14 बार, ऑप्शन बी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सीसेट 2017 का ही है। तो ये इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65, अधोलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे आपको बतानी है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आनी चाहिए? जे है, एफ है, एम है।
जे से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई, जून और जुलाई आना चाहिए, यानी MJJ, ऑप्शन ए। 66, एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं क्या? प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक। एक सुपरिभाषित समस्या में स्पष्ट रूप से प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक उपस्थित होते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? तो ज़्यादा व्यक्तिक होना। ज़्यादा व्यक्तिक होना सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है, क्योंकि इसमें इस व्यक्ति जो है दूसरे के गुण दोषों पर ज़्यादा ध्यान देता है और वास्तविक समस्या से ध्यान हटा देता है। क्वेश्चन नंबर 68, संचार में निष्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? लघु परिधिकरण का। संचार में निष्पंदन यानी नोट के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए लघु परिधिकरण यानी शॉर्ट सर्क्यूटिंग उपाय का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बाधा उत्पन्न करने वाले निष्पंदन के सिरे को भूमि से 1.0 से 1.6 यानी 1 से 1.6 सेकंड समयांतराल के लिए लघु परिपथित यानी शॉर्ट सर्किटिंग करने पर प्रभावित करने वाली लाइन नेटवर्क से अलग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 69, चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्णय लेना। निर्णयन सार्वभौमिक रूप से विकल्पों के बीच चयन करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। निर्णय के बारे में बर्नार्ड ने व्यापक विश्लेषणात्मक आधार प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्णय व्यापक रूप से चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? नियामक नियम में संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के नियामक नियम हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वयन आवश्यक है। नियामक नियम। 71, संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन सा चरण पहले आता है? कूटलेखन जो है पहले आता है। संचार प्रक्रिया में परस्पर एक दूसरे से संबंधित चरण यानी स्टेप्स होते हैं। प्रेषक यानी सेंडर संदेश को भेजता है और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर इसे ग्रहण करता है। किसी संचार में संदेश को भेजने योग्य बनाने के लिए सर्वप्रथम इसका कूटलेखन यानी इनकोडिंग किया जाता है। इसके बाद ही प्रेषक द्वारा संदेश को प्रेषित किया जाता है। प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश को कूटनावाद यानी डिकोडिंग करता है, उसके बाद इसका अभिप्राय समझ लेता है। इस प्रकार संचार प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अतः संचार प्रक्रिया को हम इस क्रम में समझ सकते हैं: कूटलेखन यानी इनकोडिंग, उसके बाद संचारण, ट्रांसमिटिंग, कूटानुवाद यानी डिकोडिंग, उसके बाद समझना अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है? सामाजिक कौशल। व्यक्तियों के बीच परस्पर अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन एवं संप्रेषण को सुगमता से करने की क्षमता या कौशल सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल कहलाता है। इस प्रकार के संप्रेषणों में शाब्दिक यानी वर्बल एवं अपशाब्दिक अथवा संकेतात्मक नॉन वर्बल दोनों प्रकार के संप्रेषण सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है तो ए बी से किस तरह संबंधित है? तो ये इसकी माँ होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो यदि बी कहता है कि ए जो है उसकी माँ ए की माँ की इकलौती है, उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये उसकी इकलौती पुत्री हो गई, ये माँ है, तो ये इसका मामा हो जाएगा। ए जो है बी से मामा है, तो स्पष्ट है कि बी जो है बी की माँ ए की बहन होगी और ए जो है बी का मामा होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की आश्वस्त अनुक्रिया है? तो ऑप्शन ए भी है ये, और ऑप्शन सी और डी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। समझौता पाने की अक्षमता द्वंद्व समाधान की आश्वस्त अनुक्रिया है। व्यक्तिगत मतभेदों के कारण संगठन में विरोध
अवश्यम भावी है, इसलिए विरोध को बेकार और नुकसानदायक नहीं बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया समझना चाहिए और उसे रचनात्मक ढंग से हल किया जाना चाहिए। संगठन में द्वंद्व समाधान हेतु महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना, भूलें या विस्मृत करने और क्षमा करने की तत्परता तथा ये विश्वास कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है महत्वपूर्ण तरीके हैं, जबकि समझौता पाने की अक्षमता एक आश्वस्त अनुक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? तो संगठनात्मक कौशल का। अंतर्वैयक्तिक संबंध दो या दो से अधिक लोगों के बीच ऐसा साहचर्य होता है जो कि क्षणिक या अस्थायी हो सकता है। अंतर्वैयक्तिक संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रभावों के संदर्भ में निर्मित होते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में लोक जीवन के व्यवहारिक कौशल के साथ साथ मृदु कौशल अर्थात भाषा की मृदुता का भी प्रयोग किया जाता है। विभिन्न परिदृश्यों में व्यक्ति अपने भावनाओं, प्रेरणाओं तथा कार्यकलापों को दूसरे व्यक्तियों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में वो जीवन के समस्त व्यवहारिक तकाजों का उपयोग करता है, जबकि अंतर्वैयक्तिक संबंधन को व्यक्त करने में संगठनात्मक कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? नियंत्रण के। संचार यानी कम्युनिकेशन सदस्यों के व्यवहार को विविध तरीकों से नियंत्रित करता है। संगठनों में कुछ औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम होते हैं जिन्हें कर्मियों यानी एम्प्लॉयज़ को पालन करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर किसी कर्मी को नौकरी से संबंधित कोई तकलीफ या परेशानी प्रेषित करनी है तो उसे बने हुए दिशा निर्देशों के अनुरूप चलते हुए सर्वप्रथम अपने निकटतम उच्च अधिकारी को अपनी बात लिखित या मौखिक रूप से कहना पड़ेगा। इस प्रकार कंपनी के नियमों एवं नीतियों का अनुसरण संचार का नियंत्रण करने वाला रूप है। क्वेश्चन नंबर 77, समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है। दूसरा, व्यक्ति में दूसरे की भावनाओं को समझना समानुभूति है। तो इसमें से आपका केवल दूसरा ही सही है, ऑप्शन बी। समानुभूति यानी एम्पैथी का अर्थ होता है दूसरे को भावनाएं या अनुभूतियों को समझाने एवं उन्हें महसूस करने की क्षमता। इसमें व्यक्ति दूसरे के कष्टों या दुखों पर अपनी भी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना या प्रेषित करना आवश्यक नहीं होता। इसमें भावनाओं का संप्रेषण नहीं होता, जबकि सहानुभूति यानी सिंपैथी में दुखी व्यक्ति से अपने को जोड़ते हुए अपनी ही भावनाएं उस व्यक्ति तक प्रेषित की जाती है। 78, संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? तुम और हम, तुम एवं हम, ऑप्शन सी। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है तुम और हम। 79, अशाब्दिक संचार में निहित होता है क्या? देह भाषा, मुखीय अभिव्यक्ति एवं लहजा, ऑप्शन ए। अशाब्दिक संचार के अंतर्गत देह भाषा, मुख्य अभिव्यक्ति एवं लहजा यानी टोन आदि आते हैं। अशाब्दिक संचार का अर्थ होता है कि शब्दों से रहित संचार, अर्थात इसमें शब्दों का प्रयोग किए बिना ही संदेश प्रकट करना या प्रेषित करना होता है। अतः ये देह भाषा यानी हाव भाव, मुखी अभिव्यक्ति यानी फेशियल एक्सप्रेशन एवं लहजा द्वारा संदेश प्रेषित करने का एक माध्यम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? विश्वास बनाने में। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में विश्वास बनाने में अधिक समय लगता है क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है एक दूसरे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को जांचते हैं। इसके बाद एक आता है पैसेज, ये गद्यांश है, इसको ध्यान से पढ़िए, रीड करिए। उसके बाद क्वेश्चन 81 से जो 85 क्वेश्चन आएगा उसको आंसर करनी है, यानी उसका उत्तर देना है आपको। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं फिर। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बार बार मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति हानि पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिसमें मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना कि नहीं है, उतने के पीछे जितना है, उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है, उसके लिए जो वह है भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है, अतः जिस किसी में ये अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है?
ऑप्शन बी, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है। गद्यांश के माध्यम से ये भाग में ये स्पष्ट इंगित किया गया है कि मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में रहता है, क्योंकि जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है। 82, गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? लोभ और असंतोष। इस गद्यांश में क्या है? लोभ और असंतोष। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। गद्यांश की अंतिम पंक्तियों में ये स्पष्ट इंगित किया है कि असंतोष जो है अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। क्वेश्चन नंबर 84, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे आप देखिए तो हर चीज़ का प्रयोग हुआ है, केवल अभावग्रस्त का प्रयोग नहीं हुआ है। गद्यांश में अभावग्रस्त शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, शेष शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? संतोष को। संतोष जो है इस अंतिम उद्धृत है कि संतोष जो है सात्विक जीवन का अंग है। क्वेश्चन नंबर 86, अवगुंठन का अर्थ क्या है? घुंटन। अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। अवगुंठन मतलब घूंघट होता है। इसके अन्य अर्थ होते हैं रेखाओं आदि से कोई चीज चारों ओर घेरना या ढक्कन। क्वेश्चन नंबर 87, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो इसमें जो सर्वनाम है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी। जिस सर्वनाम में शब्दों से उन दो वाक्य खंडों को जोड़ा जाए जिनका आपस में संबंध हो, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे, जैसा आदि। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा, जो कक्षा में ध्यान से सुनता है उसे सब समझ में आ जाता है। तीसरा, जिन्होंने बुलाया है उनसे पूछिए। तो ये सारे जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 88, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? पक्ष की पहली तिथि। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी तथा मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। ऑप्शन डी, पक्ष की पहली तिथि। 89, चौराहा में समास है द्विगु। चौराहा में द्विगु समास है। इसका विग्रह 4 राहों का समाहार होता है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, अनुरूप का विलोम है प्रतिरूप। अनुरूप का अर्थ होता है सदृश, समान, योग्य और उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ होता है नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी। अपरूप का अर्थ होता है भद्रूप, कुपरूप, बदशल्क होता है। विप्र का अर्थ होता है विप्र, कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। तो इस आधार पर अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 91, अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है इसमें से। तो यहाँ पे जल्दी का अम्बुद नहीं होगा, बाकी पुरंदर अमरपति होगा, सरोवर पुष्कर होगा, फड़ी उरग होगा, लेकिन जल्दी का अम्बुद नहीं होगा। ऑप्शन सी। जल्दी का अर्थ समुद्र तथा अम्बुद का अर्थ बादल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, गूलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या है? मतलब दुर्लभ होना। 93, भभूत का तत्सम शब्द क्या है? विभूति। 94, सदैव में संधि है वृद्धि संधि। सदैव का संधि विच्छेद सदा धन एव होता है। यहाँ पर आ प्लस ए इक्वल टू ए हो जा रहा है। तो ये जो वृद्धि संधि वृद्धि है, वृद्धि संधि के नियम के अनुसार जब अ अथवा आ के बाद ए या ए आए तब दोनों के स्थान पर ए, और जब ओ अथवा ओ आए तब दोनों के स्थान पर ओ का ओ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वृद्धि संधि है। 95, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, तो इसमें बताना है कौन सा मिस्टेक है, कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे आध्यात्म, ये जो है ये गलत है। आध्यात्म को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अध्यात्म, इसकी शुद्ध वर्तनी अध्यात्म होगा, ना कि आध्यात्म। 96, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? हरदोई जनपद में। कन्नौजी का नामकरण कन्नौज के नाम पर हुआ है। कन्नौजी को ब्रजभाषा और अवधी भाषा के बीच की बोली कहा जाता है। आजकल शुद्ध कन्नौजी इटावा और फर्रुखाबाद एवं गंगा के उत्तर में शाहजहांपुर जिले में बोली जाती है। कानपुर और हरदोई जिलों में कन्नौजी बोली जाती है। यद्यपि हरदोई जिला जो है पारस्परिक तौर पर अवध क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ पूर्वी अवधि की बोली
नहीं बोली जाती है, वरन यहाँ समान प्रकृति की कन्नौजी बोली जाती है, जो कि पश्चिमी अवधि की एक बोली है। हरदोई जिले के सटे सीमावर्ती जिले जैसे उन्नाव हो गया, सीतापुर होने के कारण एक भाग में शुद्ध कन्नौजी बोली तथा दूसरे भाग में मिली जुली कन्नौजी या अवधि सम्मिश्रण बोली जाती है। 97 क्वेश्चन, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। तो इलाहाबाद जो है ये भोजपुरी नहीं है, जो कि इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है, ये भोजपुरी क्षेत्र नहीं है बल्कि ये अवधि क्षेत्र है। देवरिया, मिर्जापुर कुल हिस्से तथा बलिया जो है भोजपुरी क्षेत्र है। अन्य भोजपुरी क्षेत्र हैं जैसे गोलकपुर, महाराजगंज और कुशीनगर, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, संत कबीर नगर, बस्ती, कुछ जिले सिद्धार्थनगर आदि। इलाहाबाद अवधि क्षेत्र है। 98 क्वेश्चन, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? अवधि बोली है। फैजाबाद जो कि अब अयोध्या है, ये जनपद में अवधि बोली बोली जाती है। इसके अतिरिक्त प्रयागराज, प्रतापगढ़, भदोही, जौनपुर, लखनऊ इत्यादि जनपदों में भी अवधि बोली बोली जाती है। 99 क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसमें से ब्रज, भोजपुरी और अवधि जो है उत्तर प्रदेश की भाषा है, लेकिन बघेली जो है नहीं है। बघेली बोली जो है मध्य प्रदेश की बोली है, जबकि ब्रज, अवधि तथा भोजपुरी उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। लास्ट क्वेश्चन है 100, अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इसमें से पिटारा जो है तद्भव है, बाकी सारे जो है तत्सम शब्द है। पिटारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पिटक होता है। और इसके बाद प्रत्यविज्ञान तथा परिधान दोनों तत्सम शब्द हैं, जिनके तद्भव होते हैं पहचान और पहनना। तो ये कंप्लीट होते हैं 2017 की CSET एग्ज़ाम के पेपर विद सॉल्यूशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।